Hello students, welcome to Exam Tech. I am assisting your science teacher and we are going to study about the second part of your third chapter which name is coal and petroleum. Students, ये हमारा सेकंड पार्ट है. इससे पहले हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट को पढ़ चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था और वो सारे जो टॉपिक्स थे उसको थोड़ा सा हम आपको फिर से रिमाइंड कर देते हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि आपने पहले क्या पढ़ा है और क्या आप पढ़ने जा रहे हो. ठीक है, तो जो हम लोग का इस चैप्टर का पार्ट 1 था, इस पार्ट 1 में हम लोग ये देखे थे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि रिसोर्सेज के दो पार्ट जो हैं कौन कौन से, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. ये क्या होता है इसके बारे में आपने समझा. फिर हमने बात किया था कि कोल क्या होता है. ठीक है, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल क्या है, कोल का फॉर्मेशन कैसे है. ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है. फिर हमने बात किया कि ये कोल जो है ये हमारे एनर्जी का सोर्स कैसे है, ये कोल जो है ये एनर्जी का सोर्स कैसे है, इसके बारे में बात किया. फिर हमने बात किया था कि कोल का यूज़ क्या होता है. फिर हमने बात किया था कि कोल से कौन कौन से हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. फिर एक लास्ट में एक प्रोसेस आया था कौन सा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये सारी बातें इस पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 में जो है वो हो चुकी हैं और यहाँ से हमको इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करना है जिसमें हम इन सारे टॉपिक्स के आगे वाले टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे. आगे वाले टॉपिक हम लोग चलेंगे. तो आइए बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने लास्ट में अपना छोड़ा था क्या, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल. हम अपने कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. तो अपने कोल से हम जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है किसका, कोल गैस का. कि कोल गैस क्या होता है. देखिए, कोल गैस बेसिकली आपका एक गैसियस फ्यूल होता है जिसको ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है कि जब अपने कोल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, अपने कोल को हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में. ठीक है, किस वक्त, तो उस अपने कोल से कोक को प्राप्त करने वक्त, जब हम कोल से कोक को प्राप्त करते हैं या कोल से जब हम कोक बनाते हैं. कोक क्या होता है ये भी आपको आगे पढ़ाएंगे. तो जब हम कोल से अपने कोक को प्राप्त करते हैं, कोक को बनाते हैं, उसी वक्त आपका ये जो गैसियस फ्यूल है वो रिलीज होता है. ये गैसियस फ्यूल है ये जो आपका निकलता है और इसी गैसियस फ्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी गैसियस फ्यूल को हम लोग अपना कोल गैस के नाम से जानते हैं. यानी कि हमको इस कोल को स्ट्रॉन्ग हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म किसके लिए, कोक के लिए. अब इस कोक के फॉर्मेशन के दौरान हमारा कोल गैस बनता है और साथ ही साथ कोल तार भी बनता है. लेकिन जो ये कोल गैस होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है, कोल गैस जो कोल तार जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है और ये कोक जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है. तो ये जो आपका गैस है ये निकलता है और इसी गैस को हम क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं. ठीक है, कोल गैस जो है ये बेसिकली आपके मीथेन का और हाइड्रोजन का क्या होता है, मिक्सचर होता है. अब ये मीथेन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं. मीथेन बेसिकली आपका एक हाइड्रोकार्बन गैस है, हाइड्रोकार्बन गैस है जिस गैस में आपके हाइड्रोजन और कार्बन के मात्रा होता है और इस मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4. ठीक है, CH4 जिसमें एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच में होते हैं, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच में होते हैं और ये बनाता है CH4. ये CH4 ही होता है मीथेन. तो ये जो हमारा कोल गैस होता है ये कोल गैस इस मीथेन का और हाइड्रोजन का क्या होता है, मिक्सचर होता है और कुछ अमाउंट आपके कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का भी होता है. इस कोल गैस में 3 गैसेस का मिक्सचर होता है. ज़्यादा मात्रा में क्या होता है तो मीथेन और हाइड्रोजन और कम मात्रा में क्या होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. अब ये कोल गैस के बारे में बताया आपको, तो कोल गैस का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है. कोल गैस का कैलोरीफिक वैल्यू इतना ज़्यादा हाई होने का जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न ये है कि इस कोल गैस को जलाने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है और इतना ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी निकलने का यही निकलता है, इसीलिए हम इस कोल गैस के कैलोरीफिक वैल्यू को हम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कहते हैं. और इससे पहले हम इस आप देखे भी थे कोल के यूज में कि इस कोल गैस का यूज जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में किया जाता है. हमारे इंडस्ट्री में जो फ्यूल होते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी चाहिए वहाँ पर इस कोल गैस का यूज होता है.
पहले के ज़माने में तो इस कोल गैस का यूज हमारे लाइटनिंग पर्पस में भी किया जाता है, इसीलिए आपको एक पॉइंट बताए भी है कि कोल गैस का यूज जो है वो हमारे स्ट्रीट लाइटनिंग के पर्पस में सबसे पहले लंदन में किया गया था 1810 ईस्वी में, जहाँ पे आपका, और न्यूयॉर्क में किया गया था 1820 ईस्वी में, जहाँ पे उनके सड़क के पे जो लाइट होते हैं वो लाइट जो इसी कोल गैस से क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, अब आज के ज़माने में ये जो कोल गैस है ये आपका लाइट के लिए नहीं, हीट के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। और कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ क्वांटिटी में कोई आपका फ्यूल कितना ज़्यादा मात्रा में आपका एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एट दिस मैथमेटिकल डेटा इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये हमारे जो कोल गैस का कैलोरीफिक वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट के तरफ जो हमारे कोल से ऑब्टेन किया जाता है, कोल से निकाला जाता है, जिसका नाम है कोल तार। इस कोल तार के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात कि कोल तार जो है ये आपका एक मोटा ब्लैक लिक्विड होता है, बहुत थिक ब्लैक लिक्विड होता है, जिसका स्मेल बहुत ही खराब होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है, बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जिसको आपको कोल को जब हम लोग एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं कोक के फॉर्मेशन के दौरान, तो इस कोक के फॉर्मेशन के दौरान ही हमारा कोल गैस भी निकला था, और इस कोक के फॉर्मेशन के दौरान ही हमारा ये कोल तार भी इसी प्रोसेस से क्या करता है, बाहर निकलता है। अब देखिए ये जो आपका कोल तार है, ये कोल तार बेसिकली समझिए तो 200 से ऊपर हमारे कार्बन कंपाउंड का मिक्सचर होता है। कोल तार जो है ये हमारे 200, इस कोल तार के अंदर 200 से ऊपर हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं। इस 200 से ऊपर कार्बन कंपाउंड में कौन कौन से आपको नाम बताएं, जैसे मान लीजिए कि टोलिन है, बेंजीन है, ठीक है, और आपका टोलिन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब जो आपके मटेरियल्स हैं जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, इनमें कुछ आपके हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, इनका आपका मिक्सचर होता है कौन, तो इनका मिक्सचर होता है आपका ये कोल तार। अभी कोल तार में आपका नेप्थलीन, एंथ्रासीन, बहुत सारे चीजें आएंगी इस कोल तार में। जो ये 200 कार्बन कंपाउंड्स का आपका मिक्सचर होता है, 200 कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है कौन, कोल तार। इस कोल तार में तो ऐसे नाम लेंगे तो 200 का नाम लेना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रमुख प्रमुख कुछ नाम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेंजीन है, ठीक है, टोलिन है, और तीसरा एंथ्रासीन, नेप्थलीन, ठीक है, ये सब जो हैं इस कोल तार में पाए जाते हैं। ये यही नेप्थलीन है जिसका यूज आप अपने घरों के अनाज में या घर के उस जगह पे करते हो जहाँ से आपको कीड़े मकोड़े से बचना होता है, तो इसको कागज़ में, कपड़ा में रख के डाल देते हो तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो ये सारे आपके कार्बन कंपाउंड का मिक्सचर से बनता है कौन, ये कोल तार। और ये कोल तार जो है इसका प्रैक्टिकल यूज भी बहुत ज़्यादा है। इस कोल तार का यूज जो है ये आपका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे किया, तो समझिए कोल तार का यूज जो है वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में किया जाता है, ड्रग्स को बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक्स को बनाने में किया जाता है, सिंथेटिक डाइज यानी रंगाई पोताई के लिए जो आपके पेंट होते हैं उसको बनाने में किया जाता है, परफ्यूम्स को बनाने में कोल तार का यूज किया जाता है, ठीक है, पेंट वैनिसेस को बनाने में किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को बनाने में कोल तार का यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक मटेरियल को बनाने में, रील्स वगैरह, ठीक है, तो फोटोग्राफिक मटेरियल्स को बनाने में कोल तार का यूज किया जाता है, और रूफिंग मटेरियल्स को बनाने में कोल तार का यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव बम पटाखा बनाने में कोल तार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कोल तार का यूज जो है बहुत ज़्यादा जगहों पर किया जाता है, क्योंकि मेन बात ये है कि कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल तार जो है ये 200 कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। अब ये जो आपके यूजफुल जो कंपाउंड होते हैं कोल तार में, उनका नाम आपको जो बताएं यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, जैसे कि बेंजीन, ठीक है, टोलिन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फेनॉल, एनिलीन, ये सब क्या होते हैं आपके प्रमुख कार्बन कंपाउंड होते हैं, मेन कार्बन कंपाउंड होते हैं हमारे कोल तार में पाए जाने वाले हैं। और इस तरीके से कोल तार आपको दिखता है, आप देखे भी होंगे सड़क पे, ठीक है, रोड बनने के टाइम ये कोल तार जो है ये आपको इस प्रकार से लिक्विड के फॉर्म में, बहुत ही थिक ब्लैक लिक्विड होता है, उस थिक ब्लैक लिक्विड के फॉर्म में ये आपको दिखाई पड़ता है। अब चलिए, कोल तार को तो हमने देख लिया, कोल गैस को हमने देख लिया, और
कोक को अभी बाकी है देखना, और ये हमारा टॉपिक आता है कोक। ठीक है, कोक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो कोक इज ए सॉलिड ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम कोल एंड यूज्ड एज ए फ्यूल। ठीक है, ये आपका कोक जो है ये आपका एक सॉलिड सब्सटेंस है। समझिएगा यहाँ पे स्टेट का भी फर्क है। इस कोल से बनाए गए, इस कोल का जो प्रोडक्ट है, इस कोल से बनाया गया 3 प्रोडक्ट, इस कोल से बनाया गया 3 प्रोडक्ट। सबसे पहला इसमें कौन था, कोल गैस, दूसरा कौन है, कोल तार, कोल तार, और तीसरा कौन है, कोक। अब कोल गैस जो है, जहां आपका ये गैसियस फ्यूल है, ये जो है ये गैसियस फ्यूल है। कोल तार ये लिक्विड फ्यूल है, ये जो है ये लिक्विड फ्यूल है, और कोक जो है ये आपका सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, तो ये फर्क समझना होगा आपको। तो देखिए ये जो कोक है इसके बारे में समझते हैं कि कोक इज ए सॉलिड ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल एंड यूज्ड एज ए फ्यूल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, पहले समझिए कि इस कोक का फॉर्मेशन किया कैसे जाता है। तो एक्चुअल में जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ना, जो हम लोग अपना ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब कि हम लोग इस कोल को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। क्या करते हैं, इस कोल को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। कब, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। यहाँ अपने एयर या ऑक्सीजन के एब्सेंस में इस कोल को जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तब जाके आपका बनता है कोल गैस। ठीक है, कोल तार। लेकिन कोल तार और कोल गैस क्या हो जाते हैं, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। जब ये कोल गैस और कोल तार जो है ये एलिमिनेट हो जाता है, तब आपका नीचे की तरफ आपका बच जाता है कौन, यही आपका कोक जो है वो आपका बिहाइंड में क्या हो जाता है, बच जाता है। और इस तरीके से ये कोक का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कि ये आपका कोल को जब हम ऑक्सीजन या एयर के एब्सेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो कोल गैस गैसियस फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, कोल तार लिक्विड फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। जो कोक है यही आपका सॉलिड फॉर्म में आपका बच जाता है, और इस तरीके से कोक का जो है फॉर्मेशन होता है। अगर हम कोक का बात करें तो कोक जो होता है ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। कोक जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ये कोक जो है इसमें आपका 98% जो कार्बन का मात्रा होता है, कोक में 98% कार्बन की मात्रा होती है सिर्फ कोक में। ठीक है, अब देखिए 98% कार्बन की क्वांटिटी, कार्बन का मात्रा होने के चलते ये कोक बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, पोरस नेचर का होता है, यानी कि ये आपका इसके अंदर होल्स होते हैं, ये आपके एब्जॉर्बिंग नेचर का होगा। ठीक है, ये टफ होता है, बहुत ज़्यादा ये टफ होता है, मजबूत होता है। ठीक है, अब जब कोक को आप जलाते हो तो सबसे बड़ी चीज़ की, जब कोक को जलाओगे तो इससे कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा, देयर इज नो स्मोक प्रोड्यूस्ड। कोक को जलाने से किसी प्रकार का कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 3 चीज के बारे में आपने समझ लिया। अब हमने कोल को क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट करेंगे। तो कोल क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपने समझा। ठीक है, ये पार्ट 1 में ही समझा था आपने। फिर कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में आपने समझा। फिर कोल को हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आपने समझा। ठीक है, फिर आपने यूजेस ऑफ कोल के बारे में समझा। उसके बाद आपने समझा कि प्रोडक्ट जो हैं, वैसे प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कोल से ऑब्टेन करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल। कोल से हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने इंडिविजुअल तरीके से पढ़ाई किया। जिसमें सबसे पहले आता है कोल गैस, इसके बारे में पढ़ाई किया हमने। फिर पढ़ाई किया हमने कोल तार, इसके बारे में। और फिर लास्ट में हमने पढ़ाई किया किसके बारे में, कोक के बारे में। कोल गैस जो कि आपका एक गैसियस फ्यूल था, कोल तार जो कि आपका एक लिक्विड फ्यूल था, और कोक जो कि आपका एक सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने कोल के कंसेप्ट को क्या किया, खत्म किया। अब हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने पेट्रोलियम के कंसेप्ट को। पेट्रोलियम का कंसेप्ट हम लोग का बहुत आगे तक जाएगा, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने पेट्रोलियम के कंसेप्ट को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पेट्रोलियम के वर्ड पे। ठीक है, कि पेट्रोलियम जो है ये आपका कैसे क्या होता है, पेट्रोलियम कैसे आपका क्या होता है। देखिए, तो पेट्रोलियम जो है ये बेसिकली आपका 2 शब्द से मिलके बना है। ये पेट्रोलियम जो है 2 शब्द से मिलके बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक,
और ओलियम जिसका मतलब होता है ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल। रॉक ऑयल यानी कि ऐसे ऑयल जो कि हमको कहाँ से पाए जाते हैं, रॉक्स से पाए जाते हैं, या इनको रॉक्स क्या करता है, अपने अंदर ट्रैप करके रखता है। ये जो ऑयल हैं ये रॉक्स के द्वारा ट्रैप करके अपने अंदर रखे जाते हैं। तो पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक, ओलियम जिसका मतलब ऑयल होता है, यानी कि रॉक ऑयल। चट्टानों से मिलने वाली जो तेल होती है यह आपका रॉक ये पेट्रोल कहलाती है। अब ये जो पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर, ठीक है, और मोटा क्रूड ऑयल होता है, जो कि हमारे ग्राउंड के अंदर, ठीक है, हमारे ग्राउंड के नीचे, बहुत ही डीप ग्राउंड के नीचे जो है ये हमारे कुछ ही एरिया में पाया जाता है। सारे एरिया में पेट्रोलियम जो है नहीं पाए जाते हैं। ये पेट्रोलियम जो है हर एक एरिया में नहीं पाया जाता है, कुछ ही एरिया में पाया जाता है। अगर हम पेट्रोलियम के फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो पेट्रोलियम का कोई स्पेशल ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं होता है। पेट्रोलियम का अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है, ठीक है। अब देखिए, पेट्रोलियम को बेसिकली हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि पेट्रोलियम का नाम पेट्रोलियम इसीलिए है क्योंकि ये आपका अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो है ये आपके रॉक्स के द्वारा ट्रैप किया गया नेचर में पाया जाता है। अगर पेट्रोलियम का कंपैरिजन हम वाटर से करके कुछ रिलेट करना चाहें आपको, तो वाटर जो है जिसका डेंसिटी जो है पेट्रोलियम से क्या है, ज़्यादा होता है, और पेट्रोल का डेंसिटी जो है आपका वाटर से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल जो है ये हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ये हमारे वाटर के ऊपर क्या कर जाता है, फ्लोट कर जाता है। ये हमारे वाटर के ऊपर क्या कर जाता है, फ्लोट कर जाता है। अब ये पेट्रोलियम चूंकि हमारे चट्टानों से पाए जाते हैं, हमारे रॉक से निकाले जाते हैं, इसीलिए इन पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो पेट्रोलियम है उसका दो नाम हो गया, पेट्रोलियम का दो नाम हो गया, ठीक है। पहला हो गया क्रूड ऑयल और दूसरा हो गया मिनरल ऑयल, और दोनों का जो रीजन है एक ही है, क्योंकि वो क्या होता है आपका, ये किसके द्वारा, पेट्रोलियम किसके द्वारा ट्रैप किया जाता है, ये हमारे रॉक्स के द्वारा ट्रैप किया गया आपका ऑयल होता है, जिसके चलते हम इस पेट्रोलियम को दो नाम से जानते हैं। पहला क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं और दूसरा अपने मिनरल ऑयल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका इंट्रोडक्शन था, इस पेट्रोल शब्द का मतलब था कि इस पेट्रोल शब्द का मतलब क्या होता है, या पेट्रोलियम जो वर्ड है इसका मतलब आपका एक्चुअल में पेट्रोलियम वर्ड का मतलब जो है ये क्या होता है। अब हमको ये समझना है कि इस पेट्रोलियम का फॉर्मेशन जो है ये कैसे होता है। तो देखिए, पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के लिए हम दो पॉइंट के बारे में जानेंगे कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्यूरिड अंडर द सी ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। हमारे समुद्र में, हमारे सी में लाखों लाखों साल पहले जो हमारे मैरीन या एक्वेटिक टाइनी प्लांट्स थे, ये हमारे टाइनी एनिमल्स हैं, किसी ना किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण जब दब गए हैं, तो दब जाने के चलते उसी टाइनी एनिमल्स या टाइनी प्लांट्स से क्या आपका बनता है, पेट्रोल बनता है। अब कैसे बनता है, तो जब ही हमारे समुद्र के सतह में, समुद्र के किनारे या समुद्र के गर्भ में जब ये बहुत ज़्यादा दब जाएंगे, जब धीरे धीरे इनके ऊपर सेडिमेंट्स का लेयर जो है ये चढ़ते जाएगा, तो इनके पास प्रेशर हाई होते जाएगा, हीट हाई होते जाएगा, बैक्टीरिया उस पर अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करेंगे, और ये सारा काम होगा एयर के एब्सेंस में, क्योंकि आपका सेडिमेंट बहुत ही डेंस तरीके से उसके ऊपर जमा होता है, एयर वहाँ एब्सेंस होता है, जिसके कारण हमारा जो ये डेड होता है, डेड रिमेन्स होता है टाइनी प्लांट्स का या एनिमल्स का, ये धीरे 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 किस में कन्वर्ट होता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने का जो ये रीजन है आपको हम पहले ही बताए थे कि पेट्रोलियम और कोल को फॉसिल फ्यूल कहने का मेन पॉइंट ये है कि आपके ये दोनों क्या होते हैं, हमारे अर्थ के अंडर से निकाले जाते हैं, और ये दोनों के फॉर्मेशन का एक सिमिलरिटी है कि ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अर्थ में दब जाने के कारण, उनके ऊपर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर क्रिएट हो जाने के कारण हमारा कोल का भी फॉर्मेशन होता है और पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो कोल और पेट्रोलियम है, इनका इंडिविजुअल अलग अलग तरह के फॉर्मेशन के बारे में जाने तो हमारे कोल का जो फॉर्मेशन होता है वो लैंड एनिमल्स या लैंड प्लांट्स के दब जाने के चलते होता है, और जो पेट्रोल होता है इसका फॉर्मेशन जो है हमारे टाइनी प्लांट्स ऑफ मैरीन और एक्वेटिक या टाइनी एनिमल्स या आपके नॉर्मल एनिमल्स ऑफ सीज, इनके दब जाने के चलते होता है।
चलिए, अब ये जो आपके पेट्रोलियम है ये हमारे सी के ऑर्गेनिजम्स के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दब जाने के चलते होता है। जब अब ये कैसे दब जाने के चलते पेट्रोल बनते हैं इसके बारे में समझते हैं। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, with the high temperature, high pressure, and in absence of air, transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये हमारे सी में पाए जाने वाले प्लांट या सी में पाए जाने वाले एनिमल्स ये उसके बॉटम पे क्या करते हैं, पूरी तरीके से दब जाते हैं। दब जाने के कारण ये आपके लेयर्स उस पर डिपोजिट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, आपका एयर का एब्सेंस हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, हीट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, बैक्टीरिया अपना एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते वो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स जो हैं वो धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोल में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में कि हमारे पेट्रोलियम का अकरेंस ये कैसे पाया जाता है और इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम अपने पेट्रोलियम के अकरेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला आपका बात ये रहेगा कि पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक। हमारा अर्थ के अंदर बहुत सारे टाइप्स के रॉक हैं, उसी में से एक आपके रॉक का टाइप है कौन सा, इम्परवियस रॉक। अब ये इम्परवियस रॉक जो है, इस इम्परवियस रॉक, दो इम्परवियस रॉक के लेयर के बीच में पाया जाता है कौन, ये हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हम एक डायग्राम का हेल्प लेके देखते हैं, समझ में आ रहा है कि आपको। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक इम्परवियस रॉक है, ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से सॉइल है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दो इम्परवियस रॉक का लेयर हो गया, दो इम्परवियस रॉक का लेयर हो गया। अब इस दो इम्परवियस रॉक के लेयर में यहाँ पे सबसे पहले नीचे आपका क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, नीचे आपका क्या पाया जाएगा, मान लीजिए इम्परवियस रॉक है, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ये वाटर है, ये वाटर है। अब इस वाटर के सतह के ही ऊपर, इस वाटर के सतह के ही ऊपर पाया जाएगा कौन, पेट्रोल। ये मान लीजिए क्या है, ये आपका हो गया पेट्रोल, यही आपका है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, समझिएगा आपका रिलेशन किस प्रकार से होता है। ये हो गया इम्परवियस रॉक, ये हो गया इम्परवियस रॉक। ठीक है, का दोनों लेयर, ये आपका हो गया वाटर, ये हो गया वाटर, और फिर ये हो गया आपका पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये जो पेट्रोल है ये आपका इस वाटर के साथ मिक्स होकर इनसॉल्युबल नेचर में ही इस वाटर के ऊपर क्या होता है, आपका फ्लोट करते रहता है। अब इस पेट्रोल के ऊपर होते हैं नेचुरल गैस। इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर क्या होते हैं, नेचुरल गैस। ये क्या है आपका, ये है नेचुरल गैस, यानी कि ये है नेचुरल गैस। समझिए, अब हमको अगर आपका ड्रिल करना होगा, ये सब हमारा क्या है आपका, समझिए तो चट्टाने हैं, समझिए तो ये सब क्या है आपका, चट्टान है। ये सब रॉक्स हैं। ये सारे चीज़ क्या हैं, रॉक्स हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको हम यहाँ पे बताए हैं, जो हम लोग ये ऑकरेंस पढ़े हैं, ये जो हम लोग ऑकरेंस पढ़े हैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा ये समझिए तो ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है। ये हमारे अर्थ के क्रस्ट के बहुत ही डीप में मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, दो इम्परवियस रॉक का लेयर है। इस दो इम्परवियस रॉक के बीच में पहले तो ये आपका निचले भाग में क्या होगा, वाटर होगा। ये क्या है, वाटर है। इसके ऊपर ये क्या होगा, हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा। फिर इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर क्या पाया जाएगा, ये नेचुरल गैस पाया जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर से कोई आप ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं
तो सबसे पहले आप क्या निकलेगा, ये नेचुरल गैस है, सबसे पहले एक हाई प्रेशर के साथ ये बाहर निकलेगा। ये नेचुरल गैस जो है ये हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, और इस नेचुरल गैस के बाहर निकलने के बाद ये हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, जो वाटर में, फिर आपके डस्ट पार्टिकल में, सैंड पार्टिकल में मिक्स है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन सारे आपके अनवांटेड पार्टिकल्स के साथ जो होगा, ये हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, अकरेंस होता है। ठीक है, तो आपने समझा कि कैसे हमारे इम्परवियस रॉक के बीच में वाटर के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर नेचुरल गैस, और ये जो ड्रिलिंग होता है हमारा, ये जो रिफाइनिंग होता है, उसमें सबसे पहले हमारा नेचुरल गैस निकलता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलता है, और उसके बाद ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये निकला करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने इस पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो हमारा प्रोसेस होता है इस क्रूड ऑयल को अलग अलग आपका फ्रैक्शंस में, अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं। क्योंकि अगर हम पेट्रोलियम के बारे में बताएं तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ बना हुआ होता है, और जैसे जैसे ये अलग अलग टेम्परेचर या अलग अलग प्रेशर पे हम इसको निकालते हैं तो ये अलग अलग सब्सटेंस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अपने अलग प्रेशर के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्सटेंस को बनाता है। जैसे इस पेट्रोल से ही डीजल बनता है, इस पेट्रोल से ही अपना किरोसिन बनता है, इस पेट्रोल से पैराफिन वैक्स बनते हैं, इस पेट्रोल से आपका लुब्रिकेटिंग वैक्स बनता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल बनता है, इस पेट्रोल से ही आपका वैसलीन बनता है। बहुत सारे चीज इस पेट्रोल से बनते हैं, और सारे सब्सटेंसेस, सारे फ्रैक्शंस का अपना अपना एक टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जिस पे ला के इस पेट्रोल से वो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हम करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शंस, यानी अपने जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है या जो क्रूड ऑयल है, इसको अलग अलग यूजफुल सब्सटेंसेस में, अलग अलग यूजफुल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिफाइनिंग का नाम देंगे। ये रिफाइनिंग जो है पेट्रोलियम का, ये आपका ऑयल रिफाइनरी में किया जाता है। द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो आपका क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम का जो सेपरेशन है, किसमें, अलग अलग यूजफुल कंपोनेंट्स में, अलग अलग यूजफुल फ्रैक्शंस में, ये एक प्रोसेस से किया जाता है, और उसी प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब जो आपकी अलग अलग तरह के यूजफुल फ्रैक्शंस हैं जो हमारे पेट्रोल से निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाले जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, रिफाइनिंग के दौरान। ठीक है, तो ये सारे हमारे यूजफुल फ्रैक्शन कौन कौन से होंगे जिनको अपने पेट्रोलियम से या पेट्रोल प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो सबसे पहला तो आपका होने जा रहा है पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग नेचुरल गैस के नाम से जानेंगे। पेट्रोल को निकालेंगे, किरोसिन को निकालेंगे, डीजल को निकालेंगे, लुब्रिकेंट ऑयल को निकालेंगे जिसमें हम लोग अपने ग्रीस का यूज करते हैं। ठीक है, ग्रीस जो है यही लुब्रिकेंट ऑयल है। पैराफिन वैक्स को निकालेंगे, बिटुमिन को निकालेंगे। ये सारी चीज़ें को हम लोग निकालेंगे अपने इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ये जितने भी अपने फ्रैक्शनल अलग अलग इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को निकाले हैं उसके बारे में दो दो लाइन पढ़ लेते हैं, और उसके बाद इनको कैसे हम निकालते हैं, हमारा ऑयल रिफाइनरी कैसे वर्क करता है, या हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपने इस रिफाइनिंग प्रोसेस के बारे में। The refining of petroleum gives the fractions product such as petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, lubricant oil, paraffin wax and bitumen. The important uses of various fractions are given below. आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पेट्रोलियम गैस के बारे में। तो पेट्रोलियम गैस का यूज जो है ये हम अपने घरों में फ्यूल के रूप में अब करते हैं, अपने किचन में फ्यूल के रूप में करते हैं। जैसे एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी हमारे पेट्रोलियम गैस का ही क्या है, एक फॉर्म है। फिर है पेट्रोल। डायरेक्ट पेट्रोल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, आप सभी को पता है कि पेट्रोल का यूज हम लोग हल्के मोटर व्हीकल्स को चलाने में, जैसे बाइक हुआ या छोटी छोटी कार हो गई, ठीक है, उनको चलाने में हम लोग अपने पेट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, स्कूटर को चलाने में पेट्रोल का यूज करते हैं, या ड्राई क्लीनिंग में, जहाँ ड्राई क्लीनिंग का काम होता है वहाँ सॉल्वेंट के जगह पे हम लोग इसी पेट्रोल का यूज करते हैं। फिर हम लोग का लास्ट तो नहीं है, लेकिन इस पार्ट में हम लोग लास्ट यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग अपने
इसके बाद के फ्रैक्शंस को अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो केरोसिन जिसका यूज हम लोग अपने विक स्टोव्स को जलाने में, फिर उससे खाना बनाने में करते हैं। पहले ज़माने में केरोसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ था। केरोसिन से हम लोग खाना बनाते थे, यानी कि स्टोव में डाल के खाना बनाते थे, लालटेन में डाल के उसका लाइटनिंग का पर्पस करते थे, लैंप में डालते थे, उससे पढ़ाई करते थे। बहुत ज़्यादा इस केरोसिन का क्या था, यूज़ था। ठीक है, तो केरोसिन जो है इसका यूज हम लोग अपने विक स्टोव में करते हैं, साथ ही साथ प्रेशर स्टोव में करते हैं। किसके लिए? हमारा फूड को कुक करने के लिए। इसका यूज आपका जो कि आपको बताया लालटेन में भी आपका होता है, किसके लिए? लाइटनिंग पर्पस के लिए। लैंप में भी इसका यूज होता है, किसके लिए? लाइटनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने इस पार्ट के इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे भी आ चुके हैं, और इस सेकेंड पार्ट को भी हमने क्या किया, यहाँ पे खत्म किया। तो ज़्यादा तो इसमें भी हम लोग नहीं पढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इस एक्सप्लेनेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो भी आपका बच जाएगा वो सारा चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जानते ही हो, ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अपने स्टडी मटेरियल में करेंगे, जहाँ अनेकों तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे? तो पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट किए थे अपने कोल गैस से, इसको पढ़ें। फिर पार्ट 2 में हमने इसके बाद पढ़ा था कोल तार को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कोक के बारे में। कोक के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग बात किए थे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के पढ़ने के बाद हम लोग बात किए हैं कि इस पेट्रोलियम का अकरेंस या इस पेट्रोलियम को रिफाइनिंग हम किस प्रकार से करेंगे। फिर हम लोग बात किए कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं, यानी कि कौन कौन से आपके इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग पेट्रोलियम से निकालते हैं। इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, इनके बारे में, इनके नाम ही जाने हैं, और ये कैसे निकलते हैं, या हमारा जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग पार्ट 3 में जानेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज ये पार्ट 2 को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे हम पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मन लगा के पढ़ाई करिए।